So, the topic of the day is Indo-US Part 2. I have told you it will take 3 days to understand. The first class has already been over. So, Indo-US Part 2. Okay. So, before I begin, I may I may just ask that you may get a question. Okay. Which I think is quite popular. The question may come that what were the systemic changes or systemic factor which led to change in Indo-US relationship in 21st century? Kindly write a question, an answer for this in 250 words. Okay. This is for your tomorrow. Okay. You have to write on it. Kindly note down the question. The reason, what were, what were systemic factor which led to, which led to change in, change in Indo-US relationship in 21st century. ठीक है, यू हैव टू राइट एंड प्रोवाइड मी. सबका पेपर मिल जाएगा 5 फरवरी से पहले. अभी तक जितने लोगों ने सबमिट किया है सिर्फ एक का मैंने वापस किया है. ठीक है, 5 फरवरी से पहले आएगा. नेक्स्ट टेस्ट आपका 8 फरवरी है. फुल लेंथ होगा सोशोलॉजी, फुल लेंथ. ठीक है, सोशोलॉजी विल बी फुल लेंथ. ठीक है, एंड देन यू विल बी हैविंग वन क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस ओनली. ठीक है, जीएस अभी तक जितना पढ़ाया सबसे दो दो क्वेश्चन आएगा. ठीक है, 8 फरवरी को आपका टेस्ट है. बी प्रिपेयर्ड. 9th 8 फरवरी कौन सा दिन है? सैटरडे है ना, तो 9 फरवरी है. ठीक है, 9 फरवरी. ठीक है, इसको रियल टाइम इन्वायरमेंट में देना जीएस को. ठीक है, रियल टाइम इन्वायरमेंट में 10 क्वेश्चन. ठीक है, 2 घंटा लो, रियल टाइम इन्वायरमेंट में दो और गूगल करके दो. मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, गूगल करो पर 2 घंटे में फिनिश करो, 2 आवर्स. ठीक है, ये ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग मैं स्टार्ट कर दूंगा, उस दिन होगा. बी मेंटली प्रिपेयर्ड. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं तो आप हंसिए मत कि सर नहीं होगा. सो सम सीरियसनेस, दैट इज व्हाट आई वांट. कोशिश करोगे तब ना होगा, नहीं तो सर फिर पीछे पड़ जाएगा तो बुरा लगेगा. ठीक है, चलिए. क्वेश्चन क्या है? व्हाट वेर सिस्टमैटिक फैक्टर विच लेड टू चेंज इन इंडो यूएस रिलेशनशिप. एनीवे, उस क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे. पहले आपको आज का क्लास स्टार्ट कर दिया जाए. ठीक है, तो आज के क्लास में हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 2001 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, 2001. 98 में क्या हुआ? देर वॉज चेंज इन गवर्नमेंट. चेंज इन गवर्नमेंट. सो विच गवर्नमेंट केम इन टू पिक्चर? एनडीए गवर्नमेंट. तो एनडीए गवर्नमेंट का कमिटमेंट होगा क्या नॉन अलायंस की तरफ? कैन यू टेल मी, क्या एनडीए गवर्नमेंट का कमिटमेंट होगा नॉन अलायंस की तरफ? नैम होगा. लिटिल कमिटमेंट होगा, ओनली फॉर नेम सेक. ठीक है, दे विल हैव लिटिल कमिटमेंट टुवर्ड्स नैम. ठीक है, दूसरा बात क्या था? 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आ चुका था. ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म. दैट मीन्स इंडियन इकोनॉमी वाज ओपन. इंडिया इज ए ह्यूज मार्केट. कैन यू टेल मी व्हाई इंडिया इज ए ह्यूज मार्केट? व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच मेक्स इंडिया ह्यूज मार्केट? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, इंडिया इज ए ह्यूज मार्केट, सो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच मेक्स इंडिया ए ह्यूज मार्केट? ठीक है, पॉपुलेशन. ठीक, दूसरा पॉपुलेशन, सब पॉपुलेशन बता रहा, उससे ज्यादा जाने में जान चली जा रही है. पॉपुलेशन, हाई परसेंटेज ऑफ यूथ, ऑफ यूथ. यूथ क्या होता है ना, ये फालतू की चीजों में ज्यादा खर्चा करता है. फॉर एग्जाम्पल,
इनका जो चॉइस होगा क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी लिख लो, ठीक है। You ask your parent to eat out. I don't know in Arunachal, but if you do so in UP, Bihar, and the rest of India, people, those who are in their 60s, 50s, they will not be willing to eating out. For them, it is waste of money because they have seen an era of 1980s, 70s. So eating out is not their culture. It is the culture of millennials. People, those who have born in 80s and 90s and Generation G, जेट एन जी, जनरेशन अल्फा अभी आ रहा है 2025 में, जो पहला बच्चा जन्म हुआ वो क्या है, जनरेशन अल्फा है, ठीक है। सो ईटिंग आउट इज नॉट ए टेंडेंसी, बट वी हैव हाई परसेंटेज ऑफ यूथ। ऑल्सो डेमोग्राफिक डिविडेंड। आप बोलोगे सर हाई परसेंटेज ऑफ यूथ बोल दिया, अरे डेमोग्राफिक डिविडेंड इसलिए बताया क्योंकि अर्निंग पॉपुलेशन भी ज्यादा है। जो अर्न करेगा वही ना खर्चा करेगा जी, ठीक है। तो पॉपुलेशन है, परसेंटेज ऑफ यूथ है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। इसके अलावा क्या हो सकता है आंसर? लार्जेस्ट मिडिल क्लास इन द वर्ल्ड। आंसर पूरा करना है 300 वर्ड में, 250 वर्ड में, तो आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, मिडिल क्लास। फिर आपको लगेगा कि इसके अलावा क्या बोल सकते हैं? एस्पिरेशनल क्लास, एस्पिरेशनल क्लास। उसके बाद क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया पीपल हैव बिगन टू एक्सपेरिमेंट, ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट, women are economically empowered, so they are not dependent on their parents or their husband to make expenditure। इसीलिए आप देख रहे हैं बहुत सारे विमेन ज्वेलरीज ब्रांड ऐड आ रहा है, हैंडबैग्स फॉर विमेन आ रहा है, इवन ऑटोमोबाइल स्पेसिफिक फॉर विमेन आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने रॉयल इनफील्ड का एड देखा होगा, बहुत ऐड आता है रॉयल इनफील्ड में, लोग घूमते हैं फिर उसके वर्कशॉप में जाते हैं और वर्कशॉप में रॉयल इनफील्ड का सर्विसिंग हो जाता है। तो जो हंटर रॉयल इनफील्ड है जो उसको लेके आती है सीज ए वुमेन, तो रॉयल इनफील्ड अगर एक ऑटोमोबाइल है तो वो अपने आप को विमेन के लिए अगर ओपन नहीं करेगा तो 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन बाइंग इट, राइट। सो नाउ दे आर ओपनिंग इट, प्रोवाइडिंग एन opportunity for women to go ahead and buy रॉयल इनफील्ड हंटर। तो कैसे करेगा? थ्रू एडवर्टाइजमेंट करेगा, और वही विमेन उसे खरीद करके क्या फील करेंगे? इंपावर्ड। इसीलिए कहा जाता है योर चॉइसेस आर नॉट योर चॉइस, दीज चॉइसेस आर मैन्युफैक्चर्ड चॉइस। ठीक है, आपको लगता है कि आपने रॉयल इनफील्ड हंटर खरीदा, यू आर एन एम्पावर्ड विमेन, बट दिस इज व्हाट एडवर्टाइजमेंट डज टू यू, ठीक है। सो इंडिया इज ए ह्यूज मार्केट। अब समझ में आया पॉइंट्स कैसे बनता है? पॉपुलेशन लिखने के बाद आप लोग समझ गए, ठीक है। तो एलपीजी रिफॉर्म हुआ, तो उसके बाद इंडिया में चेंज ऑफ गवर्नमेंट थी, एनडीए गवर्नमेंट आई, एनडीए गवर्नमेंट हैज लिटिल कमिटमेंट टू नैम, एलपीजी रिफॉर्म हुआ। उसके बाद ऐसा क्या हुआ? देखो सिस्टमिक चेंज आया। क्या है सिस्टमिक चेंज? द वर्ल्ड मूव्ड फ्रॉम बाइपोलर टू यूनिपोलर वर्ल्ड। USSR was no more a reality. It got disintegrated, disintegrated, ठीक है। It was no more a reality. उसके बाद क्या हुआ? There was rise of China, rise of China। ये तो सिस्टम ही चेंज हो रहा है ना।
rise of China and China emerging as challenger to US hegemony. यही सब वर्ड यूज करना होगा, हेजिमनी, चैलेंजर, ठीक है, सिस्टमिक चेंज, ठीक है. You will have to keep writing these kind of words, ठीक है. Just a moment. ठीक है. उसके बाद डोमेस्टिक फ्रंट पे क्या हुआ था, मैंने बता दिया आपको. एलपीजी रिफॉर्म हुए, प्लस हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ एक ऐसी गवर्नमेंट आई जो एनडीए गवर्नमेंट थी, एंड दैट हैज लिटिल कमिटमेंट टुवर्ड्स नैम मूवमेंट. सो द एनडीए गवर्नमेंट वाज मोर प्रोन टुवर्ड्स मूविंग टू द वेस्ट, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यूएस में भी एक चेंज आया, ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर में. what was that change which came in US? So for the first time, the US started a policy of dehyphenation under Bush administration. US started a foreign policy of dehyphenation. Dehyphenation. Dehyphenation का मतलब क्या होता है, देखो, जब भी हम इजराइल के बारे में बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, फिलिस्तीन, ठीक है. जब भी हम इराक के बारे में बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ईरान. तो हम दो आइडियोलॉजी को हमेशा साथ साथ लेके चलते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम. तो इनका पॉलिसी पहले क्या था, जब भी इंडिया के बारे में बात होगा तो पाकिस्तान. तो ये एक तरह से रोमांटिसिज्म ऑफ आइडियोलॉजी है इन आईफार. क्या पाकिस्तान इंडिया के बराबर है? अभी आपको बताएंगे कि अखंड उल्लू का पट्टा है ये, और कैसे इसको यूज करते हैं इंडियन के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करने के लिए. नहीं है ना. तो बुश एडमिनिस्ट्रेशन रियलाइज्ड इट दैट इंडिया हैज टू बी लुक्ड फ्रॉम ए डिफरेंट पैराडाइम. देयर वाज ए पैराडाइम इन इंडिया हैज टू बी लुक्ड फ्रॉम ए डिफरेंट प्रिज्म. देयर वाज ए पैराडाइम शिफ्ट इन यूएस पॉलिसी एंड इट वाज डन अंडर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ठीक है. तो दे डीहाइफनेटेड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. इंडिया भी ये काम करता था हाइफनेशन का, किसके साथ, बिफोर नरेंद्र मोदी. No Indian Prime Minister has dared to go on Israel soil. और इजराइल इंडिया का नेचुरल पार्टनर है भाई, आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें. क्यों नेचुरल पार्टनर है? दे हैव इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, दे हैव कम अप विथ एग्रीकल्चरल, एक्सेप्शनल एग्रीकल्चरल रिसर्च वर्क. पूरा इजराइल के पास लैंड क्या है, डेजर्ट है, और उसको कन्वर्ट करके रखा है इसने एकदम लश ग्रीन बेल्ट बना दिया है. Israel has achieved self-sufficiency in food in that desert. So who needs that technology? We need it ना, ठीक है. तीसरा क्या है, आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग. हम रशिया से वेपन्स लेते आए हैं. क्या रशिया ने कभी इंडिया में प्लांट लगाने का सोचा? नहीं सोचेगा. हम यूएस से भी लेते आए थे. तो इंडिया वाज आल्सो ए वेरी बिग मार्केट, बट इजराइल वाज परहैप्स फर्स्ट ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसने इंडिया को बोला कि भाई तुम मेरे से टेक्नोलॉजी लेके अपने यहाँ आर्म्स मैन्युफैक्चर कर सकते हो. तो इंडिया ने इस बात को समझा कि भाई इजराइल इज विलिंग टू ट्रांसफर इट्स टेक्नोलॉजी टू अस. तो अभी इंडिया रशिया के साथ मिलकर क्या करेगा, AK-47 मैन्युफैक्चर करेगा इंडिया में, ठीक है. और वो मेड इन इंडिया का एक पार्ट बन गया. तो आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग. फोर्थ, शेयरिंग ऑफ
in real time intelligence. Needless to say that Israeli intelligence is one of the best in the world. ठीक है. Fifth, tackling terrorism. पर इंडिया में एक ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस थे, उनको हमेशा डर लगता था कि इजराइल के फेवर में जाएंगे तो उनको पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वोट नहीं देगा. ठीक है, तो कोई इजराइल नहीं जाता था. नरेंद्र मोदी वॉज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू लैंड ऑन द सॉइल ऑफ इजराइल. ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू डू सो. ठीक है, तो इंडिया हैज ऑल्सो डिहाइफनेटेड इजराइल फ्रॉम फिलिस्तीन. एंड इंडिया, इनफैक्ट इंडिया वॉज ऑल्सो. अरे मेरा क्लास क्या 2:30 बजे से था? जस्ट अ मोमेंट. माई क्लास यस वॉज सर। 2:30 बजे से था या 2 बजे, 2 o'clock मैंने डाला था. ओ माई गॉड, सॉरी. मुझे लगा मैंने क्लास 2:30 से 3:30 डाला है. एक सेकेंड. ये मिस प्रिंट हुआ है. ठीक है. ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट. किसी एक स्टूडेंट का मैसेज आया है, तो माइट भी उसने कहीं और टाइम दिया होगा. ठीक है, सम अदर रेवेन्यूज. ठीक है, एनीवे. अरे मुझे रिमाइंड कर दिया करो, मैं भी बहुत सारा बिजी रहता हूँ, कभी कभी मुझे ध्यान में नहीं रहता है, या मैंने गलत मैसेज कर दिया होगा. ठीक है, तो टैकलिंग टेररिज्म, तो इंडिया भी इसराइल के साथ यही काम करता था. तो नरेंद्र मोदी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु केम एंड डी हाइफनेटेड इसराइल. तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्या डी हाइफनेशन फॉरेन पॉलिसी का एक नया टूल है इन चेंजिंग वर्ल्ड सिनारियो? तो आपको लिखना होगा, बोथ एग्जाम्पल लिखना होगा, जो इंडिया ने इसराइल के साथ किया था, जो यूएस ने इंडिया के साथ किया था. इवन सऊदी अरेबिया हैज डी हाइफनेटेड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. तो जो प्रिंस सलमान थे, वो इंडिया के दौरे पे आए थे, पाकिस्तान नहीं गए. इससे पहले जितने भी यूएस प्रेसिडेंट होते थे, वो इंडिया भी आते थे और पाकिस्तान भी जाते थे. अब यूएस प्रेसिडेंट सिर्फ इंडिया आते हैं. दे डोंट विजिट पाकिस्तान इन द सिमिलर ब्रेथ. अगर होगा तो वापस वो जाएंगे यूएस, 15 दिन बाद वापस जाएंगे. ठीक है, इसी को कहा जाता है डी हाइफनेशन. ठीक है, तो इंडो यूएस में आपने समझा, बुश के समय में हमारे साथ डी हाइफनेशन हुआ. ठीक है. ठीक है, अब लिखिए 2005 से लेके 10 के बीच में इंपॉर्टेंट क्या क्या हुआ. ठीक है, तो पहला चीज है, 2005 में यूएस ने हमारे साथ 10 years डिफेंस फ्रेमवर्क किया. फ्रेमवर्क एग्रीमेंट. ठीक है, क्यों किया? देखो, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है डिफेंस आर्म्स के लिए. ठीक है, यूएसएसआर पहले इंडिया के क्लोज था. इवन टुडे मेजॉरिटी ऑफ आवर आर्म्स हैव देयर ओरिजिन इन यूएसएसआर. ठीक है, तो 2005 में 10 years डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट हुआ. ठीक है, अब जब डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट हुआ, दैट मींस यूएस, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ द आर्म्स इन द वर्ल्ड, was willing to इन्वेस्ट, विलिंग टू एक्सप्लोर इंडियन मार्केट. तो इंडिया को भी बदले में कुछ मिलेगा ना. तो इंडिया ने कहा, जितना भी आपका मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का कंट्रोल रेजीम है, मुझे उसमें मेंबरशिप दो. ठीक है, क्योंकि उसका मेंबरशिप मिलेगा तभी तो यूएस भी सही तरीके से इंडिया के साथ व्यापार कर देगा. ठीक है, तो आप पहले लिखिए मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम. इसमें क्या क्या आता है?
हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस multilateral multilateral export export control regime? How many of you are aware how many multilateral export control regime we have with respect to technology of weapons? कितना है? नाम भी सुना है या नहीं सुना है पहले? फर्स्ट टाइम सुन रहे सर। हे भगवान, देखो, मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स जो है, इसके अंदर चार मेजर है आपका। नंबर वन, द वासेनार अरेंजमेंट, ठीक। दूसरा है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। मैं सबके बारे में बताऊंगा, आप पहले लिख लो। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, इसके बारे में तो सुना होगा। तीसरा है आपका यस सर। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, ठीक है। और चौथा क्या है? ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ठीक है। काइंडली नोट इट डाउन, ठीक है। तो इंडिया इसमें किसका मेंबर है? NSG। अरे एनएसजी का मेंबर नहीं है इंडिया, ठीक है। एनएसजी छोड़ करके सबका मेंबर हो गया इंडिया। ये कृपा किसकी वजह से हुई? यूएस की वजह से हुई, ठीक है। वासेनार अरेंजमेंट, इसमें क्या होता है कि एक्सपोर्ट कंट्रोल करता है ये, ठीक है। कंट्रोल ऑफ कन्वेंशनल आर्म, ठीक है। इट इट एक्सपोर्ट्स द कंट्रोल ऑफ कन्वेंशनल आर्म एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। व्हाट इज डुअल यूज? कैन यू गिव एग्जाम्पल ऑफ एनी टेक्नोलॉजी विच कैन बी यूज फॉर डुअल पर्पस? तो न्यूक्लियर चीज है जिसका दो पर्पस है, एक तो एनर्जी, एक तरह आर्म्स यस भी है। सर। तो उसको कंट्रोल करता है वासेनार अरेंजमेंट, ठीक है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ये कंट्रोल करता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। सो कंट्रोल न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। MTCR क्या करता है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। इट्स कंट्रोल फॉर रॉकेट एंड अदर एरियल व्हीकल कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, रॉकेट या मिसाइल, ठीक है। तो इंडिया ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर पा रहा था, लेकिन बहुत मीडियम रेंज का एक्सपोर्ट कर पा रहा था, क्योंकि इसमें था कि सर्टेन इसका था क्राइटेरिया। मुझे लगता है 600 किलोमीटर से ज्यादा का आप रेंज का नहीं कर पाते थे, ठीक है। तब जब इंडिया MTCR का मेंबर बना, तो उसने ब्रह्मोस की कैपेसिटी भी इंक्रीज की, और बाद में हमने फिलीपींस और वियतनाम को बेचा, ठीक है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है। दैट कैन बी वेपनाइज्ड, इसको लिख लीजिए, ठीक है। आपसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछेगा। तो यूएस के साथ जब हमारे रिलेशनशिप अच्छे हुए, तो हम सबके मेंबर बन चुके हैं। एंड यूएस इज बिडिंग फॉर इंडियाज मेंबरशिप इन न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ठीक है। वाई यूएस इज बिडिंग? देखो, सिंपल सा बात है। जब फुकुशिमा इश्यूज हुए जापान में,
तो जापान बोला कि भाई हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे, फुकुशिमा डिजास्टर हो चुका है, हमको इससे निजात चाहिए। तो इंडिया इज ए कंट्री विच इज डेफिशिएंट इन न्यूक्लियर एनर्जी, या एनर्जी में हम डेफिशिएंट है, हमारे लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। तो यूएस के साथ हमारी क्लोजनेस बढ़ चुकी थी, तो यूएस सोचा व्हाई नॉट गिव इंडिया मेंबरशिप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एंड मेक दिस टेक्नोलॉजी एट डिस्पोजल ऑफ इंडिया, इंडिया विल बी कस्टमर, इंडिया विल बाय इट। तो इसमें सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? चाइना। ओके, चाइना अपोज्ड इट। China opposed it that how can membership can be given to a country which has not signed nuclear NPT, that is non-discriminate, that is non-proliferation treaty। समझ में आता है व्हाट इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी? इसका मतलब है कि दुनिया में जितने न्यूक्लियर स्टेट्स हैं जो आपके परमानेंट मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स ऑफ व्हाट? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ये आपके क्या हैं? न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियर स्टेट है, और इनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है विच इज कैन बी यूज्ड फॉर वेपन, ठीक है। इसके अलावा इजराइल ने एनपीटी साइन नहीं की है, पर अपने बारे में कुछ नहीं बोला है कि मेरे पास न्यूक्लियर मिसाइल है या नहीं, चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान बोल दिया है, ठीक है, कि हमने न्यूक्लियर, अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर करके रखा है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया वो है न्यूक्लियर स्टेट, डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। इंडिया बताइए न्यूक्लियर स्टेट है या नहीं? इज इंडिया ए न्यूक्लियर स्टेट एज पर वर्ल्ड स्टेज? क्या इंडिया न्यूक्लियर स्टेट है? यस सर। देखो इंडिया इस मामले में चुप है, ठीक है। इस मामले में इंडिया और इजराइल जो है ना वो शांत है, कुछ नहीं बोलता है, मेरे पास कितना वेपन है नहीं है, शांत रहता है। इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करता है पर अपने वेपन्स का डिटेल कहीं नहीं देता है, ठीक है। इजराइल तो अपने टेस्ट के बारे में भी नहीं बताता है, ठीक है। इंडिया एनपीटी क्यों नहीं साइन किया? इंडिया का कहना है कि सिर्फ ये जो 5 मेंबर्स हैं ये अपने आप को बोल रहे हैं दे हैव केप्ट न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। एंड व्हाई दे आर फोर्सिंग अदर कंट्रीज टू साइन एनपीटी इज बिकॉज प्लोरिफिलेशन नहीं हो जाए, बाढ़ नहीं आ जाए, फ्लड नहीं आ जाए न्यूक्लियर वेपन का ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज देयर विल बी ए न्यूक्लियर रेस, so they want to prevent it। once a member has become once a member has signed npt, they cannot say that they cannot use it for आर्म पर्पसेस और न्यूक्लियर वेपन पर्पसेस, ठीक है। वो अधिकार सिर्फ इसी 5 मेंबर्स के पास है, और ये सब कंट्री डिक्लेयर करके रखा है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। इंडिया शांत बैठा हुआ है, डिक्लेयर नहीं करता है। इजराइल एकदम चुप बैठा हुआ है, वो तो अपना टेस्ट भी डिक्लेयर नहीं करता है। तो यूएस बोला कि इंडिया को दो एनएसजी का मेंबरशिप, तो इसको चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा ने विरोध किया, ठीक है, कि इंडिया को मेंबरशिप देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए एनएसजी की, इसका विरोध करेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आना चाहिए क्यों 2017 में क्वाड बना। बिकॉज इंडिया वॉज एबल टू ब्रिंग ऑस्ट्रेलिया ऑन जापान टू इट्स साइड, कि हमको दे दो भाई एनएसजी में मेंबरशिप दे दो विदाउट साइनिंग एनपीटी, ठीक है। लेकिन चाइना इसका विरोध करता है। चाइना क्या करता है? चाइना कहता है कि जो क्राइटेरिया यूएस ने इंडिया के लिए रखा है एज ए स्पेशल, इंडिया के लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया रख दिया,
तो चाइना ने बोला कि आइडेंटिफाई कीजिए वो स्पेशल क्राइटेरिया फॉर नॉन सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी क्या है। पहला, आइडेंटिफाइंग द क्राइटेरिया फॉर नॉन सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी। ठीक है, कि वो क्राइटेरिया तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि नॉन साइनिंग सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी क्या है, जिस क्राइटेरिया की वजह से आप कहते हैं कि इंडिया को एनएसजी का मेंबरशिप मिलना चाहिए। दूसरा, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए वो, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी क्राइटेरिया फॉर एनपीटी। वाई? क्योंकि आप पाकिस्तान को तो एंट्री नहीं दे रहे हैं, तो ये अपने, इसका जो पामेरियन है उसके लिए ये बात बोलता है। ठीक है, तो इंडिया क्या करता है, इंडिया अपील करता है टू दैट वन नेशन। इंडिया वर्ड्स, इंडिया चाइना नहीं बोलता है, इंडिया क्या बोलता है, वी अपील टू दैट वन नेशन टू प्रोवाइड मेंबरशिप, टू अप्रूव ऑफ आवर मेंबरशिप टू एनएसजी based on our based on our unblemished nuclear record। ठीक है, और ये चाइना ने ही टेक्नोलॉजी दी है पाकिस्तान को, ठीक है, फॉर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और उसमें जो AQ खान थे पाकिस्तान के मिसाइल मैन, उन्होंने ही वो टेक्नोलॉजी ईरान को बेची है, बट चाइना नेवर एक्सेप्ट्स इट। ठीक है, तो आप समझो कि क्या इशू चल रहा है। तो इंडिया को इसका एक्सेस मिलने से क्या होगा, इंडिया का एनर्जी नीड पूरा हो जाएगा। ठीक है, इंडिया हैज ऑलरेडी डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, बट इट हैज नॉट एक्सेप्टेड और नेवर डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज ए न्यूक्लियर स्टेट। पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया, इंडिया शांत बैठा है। ठीक है, इंडिया चुप रहता है। देखो, आपको एक बात बताता हूं कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ना, या IR है ना, या डिप्लोमेसी में है ना, तो इसमें एक आदमी थे हेनरी किसिंगर। ही वॉज फॉरेन सेक्रेटरी फॉर US, एंड ही इज द पर्सन विच हु लेड द रिलेशनशिप बिटवीन US एंड पाकिस्तान टू फ्लरिश। तो उनका कहना था, आई एम नॉट श्योर वेदर इट वॉज ही और विंस्टन चर्चिल, diplomacy is like something telling someone to go for suicide in such a way that they will ask you how। ये विंस्टन चर्चिल का कहना था। तो इंडिया भी डिप्लोमेसी में क्या करता है, वी आर अपीलिंग टू चाइना बट नॉट इवन मेंशनिंग चाइना। चाइना इज प्रिवेंटिंग आवर एंट्री बट नॉट मेंशनिंग अस। ठीक है, कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी क्राइटेरिया होना चाहिए, और व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर नॉन सिग्नेटरी ये भी बताना होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 2016 में इंडो US के कॉन्टेक्स्ट में सेकेंड पॉइंट लिखिए, मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस मिल गया इंडिया को, US का मेजर डिफेंस पार्टनर। ठीक है, 2016। सो व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड मेजर डिफेंस पार्टनर। देखो, इसमें क्या होता है, इंडिया विल हैव एक्सेस टू, इंडिया विल हैव एक्सेस टू डिफेंस टेक्नोलॉजी of US as it share it with close member। कौन है इनके क्लोज पार्टनर, मेंबर्स ऑफ नाटो।
आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या आएगा, नाटो के मेंबर्स कंट्री कौन कौन है, उसके क्राइटेरिया क्या है। दूसरा है क्वेश्चन क्या आ सकता है, अभी जो मैंने आपको बताया, मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, दिस कैन बी योर क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एंड ऑल्सो फॉर राइटिंग any answer in context of Indo-US, you must be aware of these multilateral export control regime. These are Wassenaar Arrangement. Wassenaar Arrangement is related to control of conventional arm and dual use goods and technology. NSG, control for nuclear related technology. मल्टी, ये MTCR, ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम, इट इज फॉर रॉकेट एंड मिसाइल विच कैन बी यूज्ड फॉर मास डिस्ट्रक्शन। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। तो ये प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं, पर आपको लिखना होगा कि यूएस की वजह से हमको 3 जगह एंट्री मिली और एनएसजी में एग्जाम्पशन दिया गया है। क्यों एग्जाम्पशन दिया जा रहा है, तो जो एनएसजी के मेंबर हैं अराउंड 48 कंट्रीज, वो हमको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वेवर के रूप में, एज ए वेवर, एंड दिस वेवर हैज बीन ब्रॉट बाय यूएस। ठीक है, देखो एक बात बता देते हैं, राइट विंग गवर्नमेंट जब भी यूएस में आई है ना, क्लिंटन के बाद, क्लिंटन राइट विंग नहीं थे, इंडिया को फेवर की है। ठीक है, और जब भी लेफ्ट विंग गवर्नमेंट आई है ना यूएस में, वो झूठ मूठ का इंडिया के बगल में तमाशा की है। ओनली ऑन पेपर बिडेन वॉज गुड फॉर इंडिया बिकॉज कैमला हैरिस वॉज देयर, बिकॉज हर नेम इज कमला, नो हर नेम इज नॉट कमला, हर नेम इज कैमला। She may have Indian origin or Indian DNA, but she has not done anything for India. And the government of Biden was virtually run by her. ठीक है, तो इंडिया को कोई फायदा नहीं हुआ है। इंडिया को फायदा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के आने से, इंडिया को फायदा हुआ है जॉर्ज डब्ल्यू बुश के आने से, इवन वर्ल्ड को फायदा हुआ। ठीक है, वाई, बिकॉज दीज पीपल वेर डिसाइसिव, दे वेर नॉट बैक बाइटिंग। अभी जो बांग्लादेश में सिनारियो क्रिएट किया है, किसने किया है, यूएस ने किया है। ठीक है, तो एनपीटी में नॉन डिस्क्रिमिनेशन, एनपीटी हम साइन नहीं किए थे, फिर भी हमें वेवर मिला बिकॉज ऑफ यूएस। ठीक है, उसके बाद वी बिकम मेजर डिफेंस पार्टनर इन 2016। व्हाट डज इट मींस, दैट वी विल हैव एक्सेस टू डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑफ यूएस। इसका मतलब क्या हुआ, क्या यूएस ने हमारे ऊपर एहसान किया, नो, यूएस ऑल्सो वांटेड टू सेल इट्स टेक्नोलॉजी टू इंडिया, फॉर दैट दे हैव टू अमेंड समथिंग, उनके अभी तो रूल्स होंगे ना, तो उसके लिए मेजर डिफेंस पार्टनर्स घोषित कर दिया इंडिया को। इंडिया कैन हैव एक्सेस टू यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी एज लाइक देयर क्लोज अलाइज। देखो एक बात समझो, यूएस भी हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा है, फॉर यूएस इंडिया इज व्हाट, मार्केट। ठीक है, डू यू नो व्हेन ईरान इराक वॉर वाज फॉट, इराक वाज ऑन हुज साइड, हु सपोर्टेड इराक? This war US. has gone for already 9 years. Who supported Iraq? US. They sold their weapons technology to whom? To Iraq. And when Iraq bought their technology, इनके टेक्नोलॉजी के थ्रू जीपीएस लगा हुआ था, और जीपीएस तभी दुनिया में नहीं आया था, हम लोग को नहीं पता था। तो इराक का कहां कहां क्या क्या टैंक है, किधर क्या पोजीशन पे है, ये सारा इंफॉर्मेशन यूएस के पास था। व्हेन यूएस इन्वेडेड इराक, इन्होंने टेक्नोलॉजी के थ्रू, जीपीएस टेक्नोलॉजी के थ्रू इनके सारे आर्म्स ब्लॉक कर दिए, और ये बात इराक को पता भी नहीं थी कि हाउ यूएस इज कंट्रोलिंग देयर आर्म्स, देयर पोजीशन, देयर लोकेशन। तो ये मत समझ लो कि हमें यूएस टेक्नोलॉजी मिल गई है तो इट्स वेरी गुड फॉर अस। इंडिया हैज टू ऑल्सो डाइवर्सिफाई इट्स आर्म्स बास्केट। ठीक है, हम सारा माल एक जहां से लेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, तो हम किसका लेते हैं, रशिया का, इजराइल का,
यूएस का। क्यों लेते हैं डाइवर्सिफाइड से? उसके बाद हम सारा माल लाते हैं और सारे माल में रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। वी डू रिवर्स इंजीनियरिंग। ये समझाने के लिए बोल रहा हूं, एग्जाम में मत लिख देना, इसका कोई वी डोंट हैव एनी सॉलिड बैकग्राउंड फॉर इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू अंडरस्टैंड। हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और सारे के टेक्नोलॉजी को खोल खोल के सीखते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी में है क्या, और उसके बाद हम अपना टेक्नोलॉजी फ्यूचर में डेवलप कर पाएंगे। ये चीज किसने किया था सक्सेसफुली? दिस वाज डन सक्सेसफुली बाय चाइना। वी हैव लर्नड फ्रॉम चाइना। दैट्स द रीजन व्हेनेवर वी आर सेइंग दैट आवर मिसाइल, our PSLVs, our GSLVs are as good as Russian made, that means हमने इसी का खोल करके चेक किया है रिवर्स इंजीनियरिंग। तो जब उसी का रिवर्स इंजीनियरिंग करके सीखा है तो उसी के बराबरी की बात बोलेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया। मेजर डिफेंस पार्टनर 2016। नंबर थर्ड लिखिए, नंबर थर्ड लिखिए। नंबर थर्ड क्या है? कॉम कासा। कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, ठीक है, एंड एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट, अग्रीमेंट, ठीक है। कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे हम यूएस हमें प्रोवाइड कर पाएगा और हम यूएस को प्रोवाइड कर पाएंगे एक्सचेंज ऑफ रियल टाइम इंटेलिजेंस। कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट, रियल टाइम इंटेलिजेंस। इससे क्या होगा? देखो, जो वर्ल्ड है, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस हम लोग यूज करते हैं, ये किसका है? यूएस का है। इंडिया ने क्या डेवलप किया है जीपीएस के पैरेलल? व्हाट इंडिया हैज डेवलप? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो टेक्नोलॉजी है वो यूएस की है। आप व्हाट्सएप में अपना लोकेशन भेजते हो तो ये जीपीएस लोकेशन है ना, वो यूएस की टेक्नोलॉजी आपके लोकेशन को लोकेट कर रही है, वो सर्विस ले रहा है व्हाट्सएप वहां से। ठीक है, तो आपको आपका लोकेशन जा रहा है। इंडिया ने क्या डेवलप किया है इसके पैरेलल या इसका काउंटर? इरनास, Awareness. ठीक है, इरनास, ठीक है। तो रियल टाइम में आपको आपका लोकेशन सेंड कर रहा है। इरनास अभी तक उसको नहीं लाया है प्रैक्टिकल, मतलब वो डिफेंस या इंटेलिजेंस पर्पस में भी यूज हो रहा है। इन फ्यूचर हो सकता है वो होगा। कैसे होगा? जो व्हाट्सएप आपका डेटा भेजता है, तो इंडिया ने ये बोला था ना कि ये डेटा इंडिया में रहना चाहिए, यूएस के पास नहीं जाना चाहिए। और ये डेटा इंडिया भी यूज करेगा इन फ्यूचर। क्यों? उसको अपने इरनास को बेटर कराना है। क्यों बेटर कराना है? क्या हम हमेशा जीपीएस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे? नहीं। ठीक है, तो इरनास बताएगा कि इंडियन ओशन में पायरेट्स का मूवमेंट क्या है, और इज देयर ए सिक्योरिटी चैलेंज, और इज देयर ए फ्लीट ऑफ चाइना मूविंग टुवर्ड्स इंडिया अवॉइडिंग एवरीथिंग, एवरी मॉनिटरिंग पर्पस। मान लो कोई सैटेलाइट है तो चाइना अपना कोई न्यूक्लियर सबमेरीन, न्यूक्लियर सबमेरीन, ठीक है। आप बार बार ये न्यूज में सुनते होगे न्यूक्लियर सबमरीन, तो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूक्लियर सबमरीन? दिस मींस इट इज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से उसको पावर मिल रहा है, उसमें न्यूक्लियर वेपन नहीं है। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी से पावर्ड सबमरीन है, तो उसमें क्या बात है? देखो, वो बॉटम, ओशन बॉटम से आ सकता है हमारे पास। ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट कम नीड टू कम टू द सरफेस, क्योंकि न्यूक्लियर पावर से जो सबमरीन है उसमें कोई भी आपका CO2 गैस नहीं बन रहा है कि उसको हटाने के लिए वो सरफेस पे आएगा। वो चुपचाप नीचे 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 आपके कोस्ट लाइन तक आ सकता है, राइट। और हु नोज, इट मे माइट बी स्टेशन समवेयर ओवर हियर इन इंडिया और श्रीलंका। ठीक है,
तो इसके बारे में भी जानकारी अगर यूएस के पास है तो यूएस इंडिया को देगा। वाई? इट्स ए पैक्ट, कासा। यूएस इंडिया को बोल रहा है, बॉस डोंट फील अलोन, ओके, ब्रिंग ऑस्ट्रेलिया एंड जापान ऑल्सो टुगेदर। तो 2018 में कॉमकासा हुआ, उससे पहले क्या हुआ था? क्वाड हुआ था। ठीक है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ क्वाड? डियर ऑल, दिस क्वेश्चन इज टू यू, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ क्वाड? सर्च भी तो नहीं करता है तुम लोग। Quadrilateral security dialogue. ठीक है। तो जापान और यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी बोलता है कि इसको भी क्वाड के अंदर मिला के मालाबार एक्सरसाइज कराओ। ठीक है। इससे क्या होगा? इससे जब हम नेवल एक्सरसाइज या आर्मी का कोई एक्सरसाइज करेंगे तो इससे हमारे और आपके बीच में क्या होगा? इंटर ऑपरेबिलिटी। मतलब हम लोग साथ में कैसे काम करेंगे वो स्मूदन आउट हो जाएगा। कोई भी टीम, अगर आप लोगों के जैसे 5-5 बच्चों का टीम बनाया जाए और बोला जाए पिकनिक अरेंज करो, तो क्या पिकनिक सबसे अच्छा वही अरेंज कर पाएगा जिसमें इंटर ऑपरेबिलिटी है, सबका टास्क डिवाइडेड है, सबका टास्क इन सिंक है। जो धनिया लाने गया है उसको पता है कि तेल लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है, और जिसको तेल लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पता है कि उसको तेल लाना ही है और कोई और नहीं लेके आ रहा है। तो इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब होगा कि हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं, दे कैन ऑपरेट टुगेदर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, देयर विल बी नो कंफ्यूजन। ठीक है। ठीक। तो क्वाड का देख लीजिए। क्वाड हम कब साइन साइन किए? 2017 में साइन किए। ठीक है। हम 1992 में ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे थे मालाबार। ठीक है। हम उसी एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया और जापान को लाए। जापान को लाए। ठीक है। जब बिडन से पहले क्या हुआ था, बराक ओबामा आए थे, तो उन्होंने क्या बोला? पाइवेट ऑन एशिया। उनकी पॉलिसी थी पाइवेट ऑन एशिया। वाई? देखो, यूएस जो है ना, उसकी इकोनॉमी का साइज बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल दे माइट बी अराउंड 30 ट्रिलियन इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, एग्जाम्पल आपको समझने के लिए। ठीक है। चाइना का इकोनॉमी कितना होगा? 10 ट्रिलियन। 10 ट्रिलियन। इंडियन कितना होगा यार? अभी तो हम 1 ट्रिलियन क्रॉस किए हैं, 1.5 होगा, इनफॉर्मल फॉर्मल सेक्टर लगा दो, ट्रिलियन। ठीक है। हमसे चाइना ऑलमोस्ट 8 टाइम्स बिगर है कि नहीं है? 7 टाइम्स या 8 टाइम्स मान के चलो, 7 टाइम्स बिगर है। तो हमारा इकोनॉमी कितना ग्रोथ है? 6.5% जीडीपी ग्रोथ। और यूएस का इकोनॉमी अगर 2% भी ग्रो करता है तो हमारे इकोनॉमी से ज्यादा ग्रो कर रहा है या कम ग्रो कर रहा है? ये सिंपल मैथ्स है। आप 1.5 ज्यादा है, ग्रो कर रहे हैं सर। आप 1.5 है, आप 6.5 ग्रोथ है, तो टोटल क्या होगा एक साल बाद? 1.5 इंटू 6.5 इंटू 100। यूएस का कितना होगा? 30 है, प्लस 30 इंटू 2/100। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो लोग वापस क्लास 2 में जाओ। ठीक है। चाइना भी अगर 2-3% ग्रो कर रहा है तो हमसे ज्यादा ग्रो करना आ रहा है गुरु। तो हम लोग 6.5 में इतना खुश होते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारा एफडीआई यूएस भाग जा रहा है। अरे यूएस अगर 1% भी ग्रो कर रहा है तो आपसे ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो आप में जो पैसा लगा रहे हैं वो इंडिया में पैसा क्यों लगाएगा? वो यूएस में लगाएगा। प्लस इंडिया में पैसा किस में आएगा और यहां पैसा किस में आएगा? वर्ल्ड वाइड किसके मनी का ज्यादा लिक्विडिटी है?
अरे इंडिया का डॉलर। पैसा कहाँ चलेगा भाई, सिर्फ इंडिया और नेपाल में चलेगा। नेपाल में भी 500 रुपया नहीं चलता है, ऐसा नेपाल बोलता है, पर ये गलत है। हम नेपाल में चलाए हैं 500 रुपया, ठीक है। ऑफिशियली 500 रुपया भी नहीं चलेगा इंडिया का नेपाल में, ठीक है। लोग ले लेते हैं बिकॉज बिजनेस इज डन ओवर देयर, तो इसका डॉलर का है। तभी तो जो इंडियंस ऑलमोस्ट बिलियनर मिलियनर बन रहे हैं ना, दे आर मूविंग आउट ऑफ इंडिया एंड सेटलिंग इन यूएस। हर साल around 5,000 3,000 Indians, those who are earning more than 1 crore, they are moving out of India and settling in US. Why? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है ना, उसका पैसा वहां ग्रो होगा। दे आर द फर्स्ट जनरेशन इंडिविजुअल जिनके पास इतना पैसा आया है। अगर आपके पास 5 करोड़ रुपया हो जाए या 10 करोड़ रुपया हो जाए, आप यूएस में सिटीजनशिप मांगोगे, आपको तुरंत मिल जाएगा। क्यों नीरव मोदी और विजय माल्या यूके में बैठा हुआ है? क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, यूके पहुंच गए। उनकी गवर्नमेंट को वैसे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल चाहिए, उनको तुरंत वीसा मिल जाएगा। आपके पास 10 करोड़ रुपया है, तुरंत आपको यूएस वीजा दे देगी। तो आप बोलोगे क्यों सर, मेरे पैसा का क्या करेगी? कद्दू, दिमाग लगाओ। आप जैसे बोलोगे हम हायर नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, तो बोलेगी ठीक है, आपको अपना पैसा हमारे गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करना होगा। तो पहले ये कंडीशन होगा, और जैसे ये कंडीशन फुलफिल कीजिएगा, आपको वीजा मिल गया। यू आर नो एन इन्वेस्टर ओवर देयर who has good amount of money, so you are not a liability on their government, rather your you are part of their success story, ठीक है। तो इंडिया मार्केट ह्यूज है, लेकिन हमारा उतना कैपेसिटी नहीं है भाई। इसीलिए जब भी यूएस का फेडरल बैंक थोड़ा सा इधर उधर करता है, अपने यहाँ के रेट्स को 1% 2% भी ऊपर नीचे करता है, तो इंडिया से एफडीआई तुरंत भाग के इकोनॉमी में यूएस के लग जाता है। तो अब आपको समझ में आया कि इंडिया जब निर्मला सीतारमन बोलती है कि इंडियन रुपीज हैज ग्रोन स्ट्रॉन्गर विथ डॉलर, तो ऑन पेपर वो सही बात बोल रही है। क्यों? यहां पर जब यूएस ऊपर नीचे होता है ना, तो बाकी कंट्री से तो पैसा तुरंत भाग जाता है। इंडिया में तो कम से कम इंडिया में ग्रोथ दे रहा है 6.5 का, ठीक है। तो सब वर्ल्ड में अभी चाइना की वजह से ये सारा ताम झाम चल रहा है। भाई, बिकॉज चाइना हैज द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ डॉलर विद देम, हाइएस्ट डॉलर रिजर्व यूएस के पास भी नहीं है, ठीक है। हाईएस्ट डॉलर रिजर्व है। तो यहां पर जो भी मोनोपोली करता है यूएस ऊपर नीचे, चाइना फट से उसमें दिमाग लगा देता है, ठीक है। चाइना, एंड दैट्स द रीजन, बिकॉज ऑफ आवर डिपेंडेंस ऑन डॉलर, चाइना, रशिया, इंडिया आर थिंकिंग अबाउट डी डॉलराइजेशन। रशिया भी सोच लिया है कि डॉलर को खत्म ही कर देना है। चाइना भी सोच लिया है। इंडिया तो बहती गंगा में हाथ धोने में तैयार है, ठीक है। इंडिया भी कर रहा है कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडिया भी अपने आप को देख रहा है, यूएस भी अपने आप को देख रहा है। देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और फो इन इंटरनेशनल रिलेशंस, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो क्वाड क्यों लाया? तो क्वाड के लिए आप नहीं लिखिएगा काउंटरिंग चाइना, एक थप्पड़ मारेगा इवेल्युएटर आपको वहां पे। आपका वर्ड्स क्या होगा? टू अपहोल्ड, अपहोल्ड फ्री एंड ओपन, ओपन इंडो पैसिफिक, पैसिफिक, ठीक है। दैट वुड, दैट वुड वेलकम ऑल नेशन, वेलकम ऑल नेशन, which is essential for, which is essential for peace, stability and development, and development of the region। आपको जो भी
इनसे जो भी वर्ल्ड लेवल पे कोलैबोरेशन होता है वो एक्सक्लूसिवली नहीं बोल देता है कि वी आर हियर टू काउंटर चाइना, नहीं, उनके वर्डिंग स्वीटर एज हनी एंड स्टिंगिंग एज हनी भी होने चाहिए. अपहोल्ड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक दैट वुड वेलकम ऑल नेशन विच इज एसेंशियल फॉर व्हाट, पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द रीजन. ठीक है, तब आप आंसर में लिखोगे इट इज टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन इंडो पैसिफिक. पहले उसको पैसिफिक बोला जाता था, ठीक है, लेकिन जब बिडेन आया तो उसने वर्ड स्टार्ट किया इंडो पैसिफिक. अगर हम इतने ही अच्छे दोस्त थे बिडेन के, तो वाई बिडेन क्रिएटेड दैट रकस इन बांग्लादेश? CUS होगा ना, रकस, बांग्लादेश. आज बांग्लादेश में जो मेस है ना, वो US क्रिएटेड है. एंड इट इज चैलेंज टू होम, इट इज चैलेंज टू इंडियाज सिक्योरिटी. सिक्योरिटी. दुनिया जो बोल ले 5 करोड़ बांग्लादेशी आर स्टेइंग इन इंडिया. ठीक है, अब उसको भेजा तो नहीं जा सकता है फॉर श्योर, ठीक है, नॉट पॉसिबल. पर ये 5 से 15 करोड़ ना हो जाए वो रोकना होगा हमें. वाई? बिकॉज इट्स इज ए कॉस्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी. एंड हु इज पेइंग इट? द इंडियन सिटीजन्स. पहला बात तो ये कि ये हमारा सिटीजन है जो कि हमारे इकोनॉमी पे आप प्रेशर दे रहे हो. दूसरा है, जब आपने कंट्री बनाई ही थी तो इस आइडियोलॉजी पे बनाई थी ना, दैट यू डोंट वांट टू बी विथ अस. तो अब रहो ना वहां पे. अपने यहां आपने फैमिली प्लानिंग को इंप्लीमेंट नहीं किया बिकॉज योर रिलीजियस आइडियोलॉजी डज नॉट सपोर्ट फैमिली प्लानिंग. So does it means that you will crawl over and come and occupy our land? You have taken it in 1947. In 1971 we helped also you, but you have never been indebted to us. ये बात आपको समझना होगा कि जो आइडियोलॉजी है ना वो इंडेप्टनेस का है ही नहीं. तो टुडे बांग्लादेश हैज ग्रोन क्लोजर टू हुम, पाकिस्तान, नॉट टू अस. एंड इफ यू सी बांग्लादेशी स्टूडेंट, दे आर हाईली क्रिटिकल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये चीज हुआ. उसके बाद 2020 में क्या हुआ? गलवान इशू. ठीक है, तो दिस चाइनीज एक्शन लिटरली pushed India and US to seek deeper strategic collaboration. ठीक है, और क्या था? कोरोना आउटब्रेक. दुनिया जो बोल ले, पब्लिक जो बोल ले, दिस कोरोना आउटब्रेक वाज मैन मेड टू सर्टेन एक्सटेंट. एग्जाम में मत लिख देना, मैं आपको बस बता रहा हूं. मैन मेड. एंड वी नो इट वाज मैन मेड, or even if it was not man-made, Chinese deliberately led it to its outbreak globally. ठीक है, this outbreak was deliberate on part of China. Why? Because if China was not able to counter world or US hegemony economically, they deliberately created this outbreak. And US क्या है? उनका ही तो माल बिक रहा है ना वर्ल्ड वाइड. तो जब आउटब्रेक हुआ, तो पैंडमिक हुआ, तो पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हुआ? स्टॉल्ड. आप जो कह लीजिए, चाइना के पास उसका एंटी वेनम था. दे हैड द वैक्सीन. दैट्स द रीजन इन चाइना आउटब्रेक was controlled. सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां हुआ था? मेडिटेरेनियन कंट्रीज में हुआ था. स्पेन में, जहां पर लोग मसाला नहीं खाते हैं,
Spanish food or the Mediterranean food are considered to be the healthiest. Why? They have good amount of veggies, nuts, fruits, and meat, protein. तो इतना ही हेल्दी था गुरु। तो जब चाइना का आउटब्रेक हुआ तो सबसे ज्यादा कोरोना का इफेक्ट आपको हुआ। इंडिया कैसे बचा रहा? इंडियन पब्लिक इतना मसाला खाता है ना कि उसको ऑलरेडी कुछ हद तक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। मसाला दवाई है, उसमें टॉक्सिक नेचर है। आप गार्लिक लो और गार्लिक अपने जीभ पे रखो, इरिटेशन फील होगा या नहीं होगा? ब्लैक पेपर लो, उसको बहुत ज्यादा कंज्यूम करो। वो ब्लैक पेपर मसाला क्यों डालते हैं नॉनवेज में? इसलिए नहीं कि वो बहुत स्वादिष्ट लगे, पहले तो उस नॉनवेज का स्मेल और उसको पचाने में मदद करे। पर डेली कंजम्पशन ऑफ दैट मसाला इज नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दैट ओनली केम टू देयर रेस्क्यू। डेली कंजम्पशन ऑफ मसाला तो आपका पूरा के पेट के ऊपर से क्या हो जाता है, अंदर में जो आपका म्यूकस लेयर होता है उसको खत्म कर देता है। एंड दैट्स द रीजन मसाला कंजम्पशन लीड्स टू गैस्ट्रिक इशू, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट कैन ऑल्सो लीड टू सम अदर, मतलब अल्सर, ये सब का होगा एक्सेस यूज होने से। ठीक है। तो गलवान इशू के बाद वी वेयर पुश टुवर्ड्स यूएस टू सीक डीपर कोलैबोरेशन। ठीक है। और थोड़ा सा की इवेंट्स हमें देखना होगा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2020 में डोनाल्ड ट्रंप चले गए। ठीक है। और आपका है जो बिडेन। तो उसके समय में भी हमारा 2+2 डायलॉग स्टार्ट हुआ। मतलब वो तो बिडेन के समय ही हो गया था। ठीक है, 2018 में ही हो गया था। वी हैव स्टार्टेड 2018 के समय, शायद, आई एम नॉट श्योर, देख लेना। 2+2, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड बाय व्हाट इज 2+2 डायलॉग? अरे बताओ भाई, व्हाट इज 2+2 डायलॉग? गाइज, आपको 2+2 डायलॉग नहीं पता है क्या? नो सर, पता नहीं है सर। देखो, हम जब भी फॉरेन रिलेशन की बात करते हैं ना, तो 2+2 डायलॉग में क्या होता है कि हम सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बात नहीं करेगा। ठीक है। हमारा डिफेंस भी आपसे बात करेगा, आपके मिनिस्टर से, डिफेंस। ठीक है। हमारा एक्सटर्नल अफेयर भी आपके मिनिस्टर से बात करेगा। तो मिनिस्टेरियल लेवल पे ये डायलॉग्स चल रहा है। ठीक है। तो उसमें बहुत बेहतर सिंक्रोनाइजेशन होता है कंपेयर टू जस्ट द हेड ऑफ द नेशंस टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक है। तो ये 2+2 डायलॉग स्टार्ट हुआ इंडिया और यूएस के बीच में। ठीक है। एक सेकेंड, मैं भी चेक कर लूं। 2+2 में यही है ना, एक्सटर्नल अफेयर्स और आपका डिफेंस, यही पोर्टफोलियो है। ठीक है। अगर आप लोग चेक कर सकते हो तो चेक करो। ठीक है। यही पोर्टफोलियो है। ठीक है। उसके बाद जब 2020 में हमारा 2+2 हुआ, ठीक है, तो उसमें हमने बोला कि इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करेंगे अब। तो उसमें हमने एक साइन किया ट्रीटी, उसको कहते हैं बेका। ठीक है। बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। हमने कॉम कासा भी किया था इससे पहले। ठीक है। और फिर 2020 में हमने बेका भी किया। इसका फुल फॉर्म क्या है? बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट। ठीक है। रिलेटेड टू व्हाट? इंटेलिजेंस शेयरिंग। हमें इंटेलिजेंस शेयरिंग किस किस चीज के लिए चाहिए? हमें इंटेलिजेंस शेयरिंग नक्सलिज्म के लिए भी चाहिए। कहां से नक्सलाइट के पास वेपन्स आता है? अनटिल चाइनीज एंगल इज नॉट इन्वॉल्व। एक्सट्रीमिस्ट के लिए भी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे टेररिस्ट भी लिख सकते हैं।
टेररिस्ट के लिए भी चाहिए। हमें जो पायरेसी होती है इन सी, उसके लिए भी चाहिए। पायरेसी सबसे ज्यादा कौन करते हैं? सोमालियन। ठीक है। आपको पता है कि जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है, कभी कभी उसकी गवर्नमेंट ही उनके लोगों को कहती है कि तुम जाओ पायरेसी करो। क्यों? इनको वेपन देंगे, इनको पायरेसी कराएंगे, तो इनके लोगों के पास तो इनकम होगा ना। तो सोमालियन, यमन, यमन में हौथीज इन्वॉल्व हो रहे हैं। हौथीज, एंड दे आर टारगेटिंग those container or companies, those who are doing business with Israel। ठीक है। उसके बाद ड्रग ट्रैफिकिंग। अभी यूएस के बॉर्डर पे इंडियंस, मैक्सिको बॉर्डर पे इंडियंस मिले। यूएस किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है? देखो, ये यूएस का, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। तो इधर मैक्सिको, इधर यूएस, इधर भी यूएस है, इधर क्या है? कनाडा। तो यूएस तो शांति प्रिय देश है, कनाडा दूसरा मैक्सिको इसको पूरी तरह से वायर लगा दिया है। पर फिर भी यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होता है लोगों का। इसमें भी कुछ इंडियन जा रहे हैं आजकल। तो इन इंडियंस को जो मैक्सिको बॉर्डर पे मिले हैं इलीगल इमिग्रेशंस के थ्रू, इमिग्रेंट्स के थ्रू, इनको पकड़ करके वापस इंडिया भेजा जा रहा है। इंडिया हैज एक्सेप्टेड कि हमारा जो आदमी पकड़ा रहा है भेज दो, हम ले लेंगे। ठीक है। पर यह बात बांग्लादेश मानेगा? नहीं मानेगा। ठीक है। अब वापस बिडेन आए हैं, तो इसका एक इफेक्ट होगा, उसमें मैं आपको पढ़ा दूंगा। इकोनॉमिक कमर्शियल कॉपरेशन। ठीक है। व्हाट, अभी हमें क्या क्या देखना होगा? इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कॉपरेशन। ठीक है। एनर्जी, यूएस से भी हमें चाहिए सेल गैस टेक्नोलॉजी चाहिए। सिक्योरिटी, मिलिट्री। ठीक है। बस इतना कवर कर लेंगे। ठीक है। और पीपल टू पीपल, क्योंकि इंडियंस डायोस्फेरा बहुत ज्यादा है। पीपल टू पीपल, दैट्स इट। टुमारो विल कवर इकोनॉमी, कमर्स, एनर्जी, सिक्योरिटी एंड पीपल टू पीपल। ठीक है। इसमें ही हम लोग देख लेंगे आपका इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। और पीपल टू पीपल के बाद हम लोग इसी में वीजा रिलेटेड H1, H1B, H1B है ना, वीजा जो इशू हुआ है, जो 20 फरवरी तक डाल दिया गया है। ठीक है। उसको हम लोग देख लेंगे, जो हो सकता है आपके प्रीलिम्स में आ जाए। ठीक है। वन मोर रिक्वेस्ट,